नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उतारने की तैयारी कर रही है। इस बीच सड़क से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ एक चेहरा भी मोदी और कांग्रेस दोनों के सपनों में पलीता लगाने के लिए मैदान में उतरने जा रहा है। यह चेहरा है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली में केजरीवाल की धमक और लोकसभा की लड़ाई में आम आदमी पार्टी की दस्तक से बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे में बेचैनी है। कांग्रेस राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज में जुट गई है तो प्रियंका गांधी आज से सक्रिय भूमिका में दिखने लगी हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी को सिंहासन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। इन तैयारियों को टक्कर देने को बेकरार देख रही है केजरीवाल की पार्टी। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी देश की करीब 150 सीटों पर, शहरी सीटों पर खासतौर से मजबूती से ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। एक सर्वे के मुताबिक देश की 160 सीटों के नतीजों पर सोशल मीडिया असरदार भूमिका निभा सकता है। शहरी मतदाताओं पर आम आदमी पार्टी का असर और ये आंकड़े बीजेपी और कांग्रेस दोनों को डरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज माना कि सोशल मीडिया में उनकी पार्टी बुरी तरह पिछड़ रही है, लिहाजा मोदी 9 जनवरी को ही बीजेपी के आईटी सेल के दिग्गजों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहरी वोटर तय करेंगे देश के प्रधानमंत्री का नाम, और क्या 150 सीटों पर, शहरी सीटों पर मोदी की मुसीबत बनेंगे केजरीवाल? इन सवालों पर बात करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए कितनी बेचैनी है कांग्रेस और मोदी खेमे में। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की चमक धमक और 2014 की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल की आहट के संकेतों से राष्ट्रीय राजनीति में खलबली साफ दिख रही है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की गुस्साहट के कांग्रेस में बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। संगठन से जुड़े नेताओं को फरमान जारी हुआ है कि चुनाव लड़ना हो तो पद छोड़ें। प्रियंका गांधी सक्रिय भूमिका में दिख रही हैं। प्रियंका के बुलावे पर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के घर जुटे। चर्चा लोकसभा चुनाव में प्रचार के तरीकों पर हुई। सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाने की रणनीति बनी। उधर राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए 2 पीआर एजेंसियों को 500 करोड़ रुपए में हायर किए जाने की खबर भी है, जो विज्ञापन और बड़े कैंपेन का जिम्मा संभालेंगे। ये कैंपेन आम आदमी के सशक्तिकरण के कॉन्सेप्ट पर तैयार किया जा रहा है। राहुल को ऐसे युवा नेता के रूप में पेश करने की तैयारी है जो आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने का मादा रखता है। सोशल मीडिया पर बेहद शक्तिशाली हो चुके नरेंद्र मोदी को भी मात देने की तैयारी है। सोशल मीडिया की किलेबंदी में जुटे मोदी भी दिग्गज प्रोफेशनल्स के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। टेक्नोवार की पहली ब्रिगेड में आईआईटी से जुड़े 60 सदस्य मोदी के सिटीजन फॉर अकाउंटेबल का काम देखते हैं। 200 सदस्य मोदी की बी टीम में हैं, जिसमें ज्यादातर इंजीनियर हैं। मोदी की सीएजी के सदस्य के तौर पर 60,000 कार्यकर्ता देश भर में सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक कैंपेन कमेटी की मीटिंग में मोदी ने माना कि सोशल मीडिया की जंग में बीजेपी पिछड़ रही है। पार्षद से लेकर जिला अध्यक्षों तक और मुख्यमंत्रियों से लेकर पार्टी के सभी मंत्रियों तक को फेसबुक और ट्विटर से जोड़ने और बड़े स्तर पर ट्रेनिंग सेशन का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। 9 जनवरी को होने वाली आईटी एक्सपर्ट की बैठक में मोदी खुद मौजूद रहेंगे। केजरीवाल फैक्टर के बाद ये जबरदस्त तैयारी इसलिए है क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक 160 संसदीय क्षेत्रों के नतीजे सोशल मीडिया से प्रभावित हो सकते हैं। साल 2009 में सिर्फ 25 लाख लोग फेसबुक से जुड़े थे, जिनकी तादाद 2014 में 9 करोड़ हो चुकी है। फेसबुक पर मोदी के 7 लाख फॉलोअर हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल को 14 लाख लोग फॉलो करते हैं। ट्विटर पर मोदी के करीब 31 लाख फॉलोअर हैं, जबकि केजरीवाल के करीब 10 लाख। दिल्ली चुनाव के बाद सियासी जमात के दिलों में बैठा केजरीवाल फोबिया और मौजूदा हालात बताते हैं कि देश के करीब 150 शहरी सीटों पर आम आदमी पार्टी का संगठन तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहरी वोटर तय करेंगे देश का प्रधानमंत्री, और क्या 150 शहरी सीटों पर मोदी की मुसीबत बनेंगे केजरीवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, करीब 1 महीने पहले तक यही माना जा रहा था कि मुकाबला मोदी बनाम राहुल में है, लेकिन 8 दिसंबर के नतीजे के बाद, दिल्ली में ताजपोशी के बाद, केजरीवाल की ताजपोशी के बाद और खासतौर से पिछले 2 हफ्तों से जिस ढंग से केजरीवाल की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि देश की 300 सीटों पर केजरीवाल की टीम चुनाव लड़ेगी या केजरीवाल अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उसके बाद बेचैनी कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। खासतौर से इस बात को लेकर कि 150 करीब ऐसी शहरी सीटें हैं जहां शहरी मिजाज के मतदाता हैं, जहां जातीय समीकरण और बाकी तमाम मुद्दे कम काम करते हैं। शहरी मिजाज
कि मतदाता केजरीवाल के पक्ष में झुकाव उनका दिखता है, क्योंकि वहां सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीजों का असर है। सवाल यह उठता है, क्या यह असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा, और अगर दिखेगा तो क्या इसका नुकसान सबसे अधिक मोदी को होगा? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं आनंद प्रधान, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। लखनऊ से हैं शरद प्रधान, दोनों का नाम प्रधान कॉमन है इसमें, वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार लखनऊ से। आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं प्रोफेसर आनंद कुमार। अनुराग ठाकुर बीजेपी नेता, जगदम्बिका पाल कांग्रेस नेता। सबसे पहला सवाल जगदम्बिका पाल से। जगदम्बिका पाल जी, कितनी चुनौती मानते हैं? कहा यह जा रहा है कि आज प्रियंका गांधी ने भी मीटिंग ली, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिली, राहुल गांधी के घर पर मिली। अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी जा रहे हैं 10, 11 को, 12 को वहां आम आदमी पार्टी की रैली भी है। तो ये सरदर्द, ये चुनौती, ये टेंशन केजरीवाल ने आपको दी है कि अगले 4 महीने के भीतर, 4-5 महीने में जो चुनाव होने वाले हैं, खासतौर से 150-200 ऐसी सीटें हैं, शहरी सीटें, जहां शहरी मतदाता हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जो आपके लिए सरदर्द होगा, आप पार्टी की तरफ से। ये मानते हैं या नहीं? देखिए, कोई चुनाव जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए और जो चुनाव लड़ता है उसके लिए चुनौती होता है। और जब 2014 का लोकसभा का चुनाव है, 2004 में हमारी सरकार थी, 2009 में हमारी सरकार है, 2009 की सरकार के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है, तो स्वाभाविक है कि उस ध्रुवीकरण को या उस कट्टरपंथिता को, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए एक हम चुनौती तो हमेशा मानते हैं। और उस चुनाव की हमने तो पहले से तैयारी शुरू करी है चुनौती को। आपने देखा होगा जयपुर में जब हमारा सम्मेलन था तो वहीं तय हुआ वर्किंग कमेटी की तरफ से, जिसको पूरा AICC सेशन ने इंडोर्स किया। बिल्कुल, अद्भुत सम्मेलन था, बहुत अच्छा राहुल गांधी का भाषण था। और उसके बाद जब चुनाव हुए राजस्थान में, तो आपका क्या हश्र हुआ जगदम्बिका पाल जी? वो देखा आपने कैसी तैयारी की कि जिस सूबे की राजधानी में आपने तैयारी की, उस सूबे से ऐसे बेदखल हुए कि आप किस कोने में गए उसका कोई हिसाब नहीं है। ये तैयारी थी आपकी? नहीं, देखिए, चुनाव की उस तैयारी से चुनाव के परिणाम को आप दोनों को जोड़ नहीं सकते। अच्छा। अगर ये कहे कि राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में हम हारे दिल्ली में, तो उसके पहले हम कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते, आसाम जीते, उत्तराखंड जीते। तो ये चुनाव में, और जो कि उसमें उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के पास थी। चलिए, हम विधानसभा चुनाव पर बाद में बात करेंगे। हम शहरी मतदाताओं पर और आने वाली चुनौतियों पर एक बार जगदम्बिका पाल जी आते हैं, आपके पास भी दोबारा आएंगे। जरा हम शरद प्रधान और इनसे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं शहरी मतदाता और ये मिजाज क्या है। आनंद प्रधान, आपसे ही एक हाल के दिनों में जो दिल्ली के नतीजे हैं और उसके बाद से 1 महीने में देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, तमाम CEO किसी इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले बड़े अधिकारी, बहुत ऐसे लोगों का रुझान हो रहा है आम आदमी पार्टी जिनको हम प्रोफेशनल कहते हैं। जिनको प्रोफेशनल्स कहते हैं, और दिल्ली में जो सरकार में जो मंत्री हैं उसमें भी ज्यादातर प्रोफेशनल्स हैं। तो ये माना जा रहा है कि शहरी मतदाता उस तरह से रिएक्ट नहीं करता है जैसे गांव में होता है। वो बहुत दूसरे तरह के समीकरण होते हैं, जिसमें जातीय समीकरण, यादव बनाम यादव, कुर्मी बनाम कुर्मी, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। क्या ये हम देख रहे हैं कि 100-150 ऐसी शहरी सीटें वहां केजरीवाल को फैक्टर बनेंगे? एक ध्रुवीकरण कुछ ऐसे इन दोनों पार्टियों से अलग होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है? मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना है, खास करके दिल्ली की जीत के बाद, ये जो एक भ्रम बना हुआ था कि इन दोनों बड़ी पार्टियों के होने के कारण जो एंट्री बैरियर है वो बहुत ऊंचा है और इसलिए कोई एक नई पार्टी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सफलता हासिल की है, उसने ये बताया कि शहरी मतदाताओं ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक स्पेस है, और वो स्पेस ये है कि कांग्रेस और बीजेपी से और जो दूसरी मध्यमार्गी पार्टियां हैं उनसे उबे हुए मतदाता एक ताजी हवा की तरह से आम आदमी पार्टी का स्वागत कर रहे हैं। और जो एक महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, जो अस्मिताओं की राजनीति थी, चाहे वो जाति की अस्मिता हो, चाहे धर्म की अस्मिता हो, चाहे क्षेत्र की अस्मिता हो, चाहे भाषाई अस्मिता हो, उसकी भी जो मजबूती थी वो थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। और एक नया एस्पिरेशनल क्लास एक दिख रहा है, एक आकांक्षाएं लोगों की काफी उभार पर है, और
वो आकांक्षाएं, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, सड़क बिजली पानी का सवाल हो, वो दिख रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण वो हो एक गया। फैक्टर पार्टियों पार्टियों के लिए आप मानते हैं बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, वो डिलीवर नहीं कर रही जी। हैं। शरद प्रधान आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अनुराग ठाकुर और आम आदमी पार्टी आपके पास भी आऊंगा, और जगदंबिका पाल जी एक बार टिप्पणी लेता हूं। शरद प्रधान जी, लगातार हालांकि हम लोग इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से पिछले एक महीने में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, लगातार हम देख रहे हैं उनकी पार्टी में तमाम लोग रोज ज्वाइन कर रहे हैं, और आने वाले 10 दिन में कुछ बड़े नाम, ऐसी खबर है कुछ बड़े नाम भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं उस पार्टी से। क्या आपको लगता है शहरी मतदाता, हम जानबूझकर बार बार शहरी मतदाता, अर्बन वोटर्स की बात कर रहे हैं, शहरी मतदाता इस बार इस विकल्प को आजमा सकता है और बड़ी तादाद में हो सकता है, जो मोदी के लिए और राहुल गांधी के लिए चुनौती बन सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर यूपी में जहाँ पे जाति समीकरण बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है हर चुनाव में, ये पिछले चुनाव से भी एक ट्रेंड शुरू हुआ था। बहुत सी सीटें, लिमिटेड सीटें थी जो कि जाति समीकरणों को तोड़ते हुए कैंडिडेट्स ने जीती। आज आम आदमी पार्टी के आने से एक ये उम्मीद और बढ़ गई है कि और आदमी सोचने लगा है कि नहीं, हमें चाहिए काम, हमें चाहिए भ्रष्टाचार से लड़ना। और देखिए यूपी में जितना भ्रष्टाचार है शायद बिहार के अलावा उससे ज्यादा और कहीं नहीं होगा भारतवर्ष में। तो उस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए क्रूसेडर के रूप में आम आदमी पार्टी और उसके लीडर अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा है। तो उन्हें लोगों को ये उम्मीद जागी है कि एक फ्रेश, एक नए लोग जो कि राजनीतिज्ञ नहीं हैं, क्योंकि आम आदमी, लेकिन सवाल ये उठता है, देखिए दिल्ली का समीकरण अलग था। दिल्ली में एक साल पार्टी बनी, उसके 2 साल उसके पहले आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे हुए। क्या ये सारा करिश्मा या जो दिल्ली में कुछ हुआ, क्या ये देश में 150 सीटों पर, 100 सीटों पर क्या ये फैक्टर बनेगा? क्या वही चीज लोगों को दिखेगी? चाहे 10-20 सीटों पर भी क्या केजरीवाल बढ़त और जीतने की स्थिति में आएगी, वो बहुत बड़ा सवाल है। या सिर्फ खेल बिगाड़ने के लिए 2, 4, 5, 10 हजार वोटों तक सीमित रहेंगे? क्या लगता है शरद प्रधान? उसके बाद में बाकी नेताओं के पास आऊंगा। शरद जी, ये सोचना कि 100 सीटें जीत जाएंगे, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है। नहीं, मैं असर की बात कर रहा हूं। नहीं है, इसको वक्त लगेगा और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनना पड़ता है। हाँ, आप मुझसे ही कह रहे हैं ना? जी, मुझसे कह रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनने में वक्त लगेगा, ठीक है, लेकिन स्पॉइलर का रोल डेफिनेटली प्ले करेगी। और डैमेज बीजेपी को इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि बीजेपी इस वक्त विनिंग स्विंग पर है, बढ़ते हुए वो आगे, उसका ग्राफ बढ़ रहा था। तो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है मोदी को ऑलरेडी इस बात का खतरा पैदा हो गया है। इसीलिए परसों जिस तरह से वो जाकर के शामिल हुए रामदेव की रैली में दिल्ली में, उनके साथ डायस शेयर किया, उससे जाहिर होता है कि अब वो शायद रामदेव जैसे लोगों की भी मदद लेंगे, क्योंकि तो दोनों एक दूसरे की मदद करें। चलिए शरद जी, मोदी का बिल्कुल अपस्विंग था। रामदेव की मदद लें या नहीं? रामदेव मदद लेकर घूम रहे हैं वो पिछले 2-3 सालों से बीजेपी की मदद करने के लिए, और उसका क्या करिश्मा होगा? रामदेव ने ऐलान कर दिया कि 300 सीटों पर अकेले रामदेव जिता देंगे। लेकिन अलग मसला है शरद जी, उस पर आएंगे हम। एक बार चलते हैं, आम आदमी पार्टी के हैं प्रोफेसर प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रधान और आनंद जी में कंफ्यूजन है। प्रोफेसर आनंद कुमार जी, अनुराग ठाकुर के पास जाऊं उससे पहले, आप सबसे अधिक किसको नुकसान पहुंचाएंगे? आप ही से पूछता हूं। सब लोग मोदी मोदी करें कि मोदी का रास्ता रोक लेंगे केजरीवाल, मोदी के रास्ते के रोड़ा बनेंगे केजरीवाल। आप किसको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएंगे और सबसे बड़ा एनिमी कौन है? देखिए, अभी मैं गुजरात से लौटा हूं और इसके पहले मुझे उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जाने का मौका मिला था। दिल्ली में हूं ही। ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण करने वाली ताकतों और नेताओं को होगा। उसके बाद दूसरा नुकसान उनको होगा जो धन बल और बाहुबल का एक समन्वय करके सत्ता में आने के अभ्यासी रह चुके हैं। ऐसी दोनों तरह की उम्मीदवारों की छटनी जनता। लेकिन आपको उम्मीदवार मिल गए क्या इतने? क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है दिल्ली में, जैसा मैंने पहले भी कहा, 1 साल सवा साल पार्टी हुई, इसलिए दिल्ली में बहुत कुछ संघर्षों से आपने सीखा और उम्मीदवार मिले। देश में ऐसे उम्मीदवार मिलेंगे या सिर्फ आप एक टोकन की तरह उम्मीदवार खड़े करेंगे और अभी से माहौल बना रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने 5 शर्तें रखी हैं। पहला, चरित्र। दूसरा, किसी भी तरह का अपराधी पृष्ठभूमि न होना। तीसरा, किसी तरह का भ्रष्टाचार न होना। चौथा, किसी तरह की जातिवादी
हिंसा और अपराध न होना और पांचवा सांप्रदायिकता, जी इन 5 से जो मुक्त है वो आवेदन कर सकते हैं अपने इलाके के 1000 वोटरों का दस्तखत करा के। और आप यकीन मानिए कि हमारे यहाँ आवेदन की बरसात हो रही है। चलिए, आवेदन की बरसात हो रही है। आवेदन से नहीं पता चलता जीतेगा कौन, लेकिन चलिए हम आएंगे। अनुराग ठाकुर, चाल चरित्र चेहरा बीजेपी के लिए कहा जाता है, चरित्र तो इन्होंने ले लिया है, बाकी चाल और चेहरा छोड़ दिया है। अब सवाल उठता है अनुराग ठाकुर, आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी को? अभी अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक, ट्विटर, ये सब बहुत बड़े फैक्टर बनने जा रहे हैं। और मोदी की तरफ से भी सुना, कैंपेन कमेटी मीटिंग में कहा गया है कि हम पिछड़ रहे हैं। हमारे पास जो डेटा है उसके मुताबिक फेसबुक पर 14 लाख जो फॉलोअर्स हैं या जो चाहने वाले हैं केजरीवाल के, मोदी उसमें पिछड़ गए 7 लाख हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर, शहरी मतदाता, इसमें क्या आप चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी को? देखिए, भारत में सैकड़ों राजनीतिक दल हैं और कहीं ना कहीं मीडिया को ये देखना चाहिए, जो हाल ही में 4 राज्यों के चुनाव हुए उसमें से 70% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन मीडिया पिछले 1 महीने से लगातार एक छोटे राजनीतिक दल का, जिसका दिल्ली में दूसरे नंबर पर थी, उसकी चर्चा ज्यादा कर रहा है। और वो राजनीतिक दल जो कहता था बच्चों की कसम खाकर कि हम लोग कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, उन्होंने सबसे पहले उछल कूद करके कांग्रेस का समर्थन लिया। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे शीला दीक्षित जी को जेल भेजेंगे। अनुराग जी, मैं आगे की भविष्य की बात कर रहा हूं, भविष्य की बात कर रहा हूं। चुनौती मानते हैं क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि मीडिया ज्यादा चर्चा कर, 1 मिनट अनुराग, मीडिया ज्यादा इसलिए चर्चा कर रहा है कि 1980 की बनी बीजेपी, उसके पहले जनसंघ है 50 के दशक की, 33 साल में आपकी पार्टी जहां पहुंची दिल्ली में 32 सीटों पर, 1 साल में वो पार्टी 28 पर आई। तो एक पार्टी जिसका उदय हुआ, जिसका इमरजेंस है, उसका जिक्र करना पड़ेगा, उसको खारिज नहीं कर सकते। और वो कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जी। तो अनुराग, चुनौतियों की बात करें कि आप चुनौती मानते हैं या नहीं? बीजेपी इस पर सत्ता में भी रही जी, बीजेपी दिल्ली में सत्ता में भी रही, देश में भी रही, और कई राज्यों में जैसे मैंने गिनाया 70% सीटें जीतकर आई हैं। और देश में हर किसी को अधिकार है राजनीतिक दल बनाने का, लड़ने का। लेकिन आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। एक व्यक्ति कहता है कि जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, दूसरा मना करता है, तीसरा कहता है सोचते हैं। तो नेशनल पॉलिटिक्स केवल आप अनुराग चुनौती मानते हैं कि नहीं? रेफरेंडम पर हम कल दिन भर बहुत बहस कर चुके हैं। अनुराग, आप चुनौती आम आदमी पार्टी को मानते हैं या नहीं, या वो चूक करेंगे जैसे दिल्ली में आप लोगों ने नहीं माना? क्योंकि देश भर में, शहरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लग रहा है परंपरागत पार्टियों ने उनके साथ धोखा किया, या जैसा वो चाहते थे उन पार्टियों का परफॉर्मेंस नेताओं का नहीं रहा है। ऐसे उबे हुए लोग बहुत सारे होंगे शहरों में। अंजुम जी, राजनीति में आप किसी को हल्का नहीं ले सकते, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा, उतनी तेजी से 3 दिनों में गिरा है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स इनके मंत्रियों ने दी है, आप सबके सामने आई है। जिस तरह से सरकार चल रही, सबके सामने है। केवल सोशल मीडिया इस देश में चुनाव नहीं जिता सकता, बहुत सारे कारण रहते हैं देश में चुनाव जीतने के, विचारधारा भी। और देश देख रहा है, मजबूत, निर्णायक और दूरदर्शी नेता चाहिए। और मैं यहां पर भी कह दूं, दिल्ली में कहा करते थे सीएम केजरीवाल, मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम का नारा होता था। आज मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बीजेवाईएम कैंपस एम्बेसडर्स का। सैकड़ों नौजवान सिर्फ इसलिए आए जो कहते हैं कि यहां पर हमें कहते थे कि केजरीवाल जी को सीएम बनाना है, लेकिन मोदी को हम पीएम मानेंगे। चलिए, आज वही लोग अपने पीएम की बात करते हैं। ये हमने भी बहुत सुना है, ये हमने भी बहुत सुना है अनुराग, लेकिन अभी भी इसका मतलब आप किसी तरह की चुनौती नहीं मान रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी, आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। प्रोफेसर आनंद कुमार, ये सच है, ये कहा गया, ये कई तरफ से आई, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आई, कि आपके वोटर दिल्ली में कहते थे कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हो, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी, वो है या नहीं? और अगर है तो आपको कैसे आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में आप कोई फैक्टर बनकर मोदी के लिए मुसीबत बनेंगे? नहीं, देखिए, वो जो संदर्भ था अजीत जी, वो ये था कि दिल्ली में हमको डॉक्टर हर्षवर्धन जी और श्रीमती शीला दीक्षित जी और श्री अरविंद केजरीवाल के बीच में चुनना है। हम अरविंद केजरीवाल को बेहतर मानते हैं। राष्ट्र में उस समय चयन था माननीय श्री राहुल गांधी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में। राहुल जी हिट विकेट हो चुके थे। जिस तरह से उन्होंने राजनीति को एक गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी का माहौल में अपने साथ जोड़ने का काम किया था,
कभी वो नक्सलवादी क्षेत्र में आदिवासियों के प्रवक्ता बनते थे और कभी वो दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के लोकपाल बिल को लेकर के नॉनसेंस बिल कहते थे। इस सब से लोगों को लगा कि भाई ये ठीक नहीं बैठता, तो चलो। अच्छा, आप क्या चाहते हैं संक्षिप्त, उसके बाद जगदंबिका पाल के पास जाना है मुझे। प्रोफेसर आनंद कुमार, आप क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, उनका रास्ता आप रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ उतर रहे मैदान में, या आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बने, या दोनों ना बने, अरविंद केजरीवाल बने? नहीं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी से हमको कोई सरोकार नहीं है। हमको इस देश को वैकल्पिक राजनीति देनी है जिसमें मोहल्ला सरकार और ग्राम सरकार और स्वराज का समाज बने, और इसके लिए क्रोनी कैपिटलिज्म पर हमला करना है। अगर ये उसकी वकालत करेंगे तो ये भी हमारे हमले के जद में आएंगे। अगर ये नहीं करेंगे, राजनीति के शुद्धिकरण में योगदान करेंगे, तो जनता इनका सम्मान करेगी। चलिए जगदंबिका पाल जी, जब से दिल्ली में सरकार बनी है तब से कहा जा रहा है कि केजरीवाल टीम की तरफ से पहले जितने तीखे हमले कांग्रेस पर होते थे, चोरों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी, लुटेरों की पार्टी कहा जाता था, वो तीखे तेवर कम हो गए हैं। तो अब लगता है कांग्रेस भी कंफर्टेबल है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि मोदी को शिकस्त तो आप नहीं दे सकते। कांग्रेस, कई बार लोग बोल रहे हैं कि मानसिक तौर पर कांग्रेस हार मान चुकी है, तो चलो अच्छा है केजरीवाल थोड़ा आगे बढ़े तो मोदी की राह मुश्किल हो। कांग्रेस कुछ इसी लाइन पर सोच रही है? नहीं अजीत जी, ये कहाँ से आपने कह दिया कि कांग्रेस हार मान चुकी है, और कहाँ से अभी आप अरविंद केजरीवाल हों या कुमार विश्वास हों या उनके सिसोदिया मनीष हों, किसने अपने हमले कम किए हैं? हमने समर्थन दिया कि दिल्ली में चुनाव ना हो। हम एक जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको रहते हुए कि हमको चाहे उन्होंने जितनी भी गालियाँ दी, और आज भी समर्थन की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो वायदे पूरे करें। डेमोक्रेसी में हम केवल सत्ता में नहीं कि हम जीतें या हारें या सत्ता में रहें विपक्ष में रहें। आपने एक चीज़ देखा होगा, कांग्रेस पार्टी की जो अपने एक सिद्धांत रहे हैं, उन सिद्धांतों के तहत, और आज इस देश में अगर डेमोक्रेसी भी मजबूत हुई है तो कहीं ना कहीं उसको श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों ने आपको डुबा दिया। अब अगर अभी भी आप सिद्धांतों की जब बात करते हैं ना जगदंबिका पाल जी, तो कहीं ना कहीं आपको कोर्स करेक्शन करना चाहिए। कौन से सिद्धांत थे जिसने आपको डुबा दिया? कौन से सिद्धांत हैं जिसके लिए आपके भीतर इतनी बेचैनी है? आप उत्तराखंड की बात करते हैं, छोटे राज्य की यूपी में लुटिया डूबी उसकी बात नहीं करते हैं, 4 राज्यों में सिमटे उसकी बात नहीं करते। अभी आप करें, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार बन रही है? वो मादा वो आपको लगता है आपकी पार्टी में है? वो हौसला है? अजीत अंजुम जी, आपको तो 1977 की भी याद होगी। बिल्कुल, हमको भी याद है। मतलब कांग्रेस के सामने इससे भी बड़ी चुनौती आई है जी। तो 77 में साफ हो गए, 80 में वापस आए, तो फिर मान लें कि आप 2014 में साफ होंगे, 17-18 में कुछ आएंगे? नहीं, अभी 2014 में हम कहाँ साफ हो रहे हैं? आपने जो कहा कि डुबो दिया, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस डूब गई, डुबो दिया, तब मैंने उस पर उदाहरण दिया है। अगर अभी से आप फोरकास्ट कर दें तो आप बता दीजिए कौन प्राइम मिनिस्टर हो रहा है और कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही। कल तक आप मोदी को मतलब ये मान रहे थे कि मोदी ही इस देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। मीडिया भी जिस तरीके से मोदी को कवरेज दे रहा था, आज अब आप एक महीने से फिर आपको कवरेज दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, तो आप अपना स्टैंड, मीडिया अपना स्टैंड बदल रहा है। नहीं, कवरेज इसलिए देना होगा, कवरेज इसलिए देना होगा कि 130 साल 128 साल 30 साल पुरानी पार्टी अगर 4 राज्यों में उसकी लुटिया डूब जाए और 1 साल पुरानी पार्टी अगर दिल्ली में सत्ता में काबिज हो जाए और आप उसको समर्थन देने के लिए छाती पर पीटते हुए भी छाती पर पत्थर रखकर समर्थन देने को मजबूर हो जाए, तो हमें उसको कवरेज देना होगा सर। और वो बेचैनी आपकी पार्टी में भी है और बीजेपी में भी है। अनुराग ठाकुर जी, नहीं, आप भूल गए, अरविंद केजरीवाल जी 2 साल संघर्ष किए। आसाम के गुवाहाटी के छात्रावास से आपको याद होगा असम गण परिषद बनी और छात्रावास से आसाम में सरकार बन गई। असम गण तो आपको बिल्कुल याद है। मतलब तो अब उसके बाद फिर आज 3 टर्म से लगातार आसाम में कांग्रेस की सरकार है। चलिए, तो इसका मतलब मान लिया जाए कि इस बार कुछ नहीं होना। अजीत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 2 दशक में पहली बार जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं या जो बिना किसी जाति आधारित पार्टी है, वो किसी राज्य के सत्ता में पहुंची है और इतना बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन हम शहरी पिछले 2 दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है। पहली बार हुआ, बिल्कुल। तो जिस ढंग से बात आप अतीत की कर रहे हैं, एक बार अनुराग आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आपकी सुन लेते हैं। अनुराग,
मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके दिल्ली को लूटकर खाली कर दिया था, आम आदमी पार्टी ने कहा इसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। आज मिलाने के बाद अब वो उनको बचाने में लगी हुई है, जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भ्रष्टाचार पर बोलने का आपको हक है क्या? येदियुरप्पा को वापस लाने के बाद हम रोज सवाल कहीं पूरे देश में एक संदेश है कि ये कांग्रेस की बी टीम बनके देश भर में काम करने वाली है, और कहीं ना कहीं सूडो सेक्युलरिज्म की जो राजनीति कर रहे हैं, जो बयान देने से पहले ये नहीं पता कश्मीर पर क्या बयान देना है, सेना के प्रति क्या देना है, और यहां पर अस्पताल में किसी बच्चे की मौत होती तब क्या कहना है, ये कह देना कि हम घर तक नहीं लेंगे 10 कमरों का 2 फ्लैट। चलिए अनुराग जी, नहीं, एक जरूरी है ये, इस सवाल का चूंकि अनुराग जी ने उठाया है इसलिए पूछा जाना जरूरी है कि किस आधार पर आपकी पार्टी ने येदियुरप्पा जी को वापस लिया, और क्या आप देश को आश्वस्त कर रहे हैं कि जिन पर भी आपराधिक मुकदमे हैं उनको आप टिकट नहीं देंगे? ये क्या कह सकते हैं आप? बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आपके टीवी चैनल पर कह रहा हूं ना, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को रिजाइन देने के लिए कहा था। आज राहुल गांधी जी वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ उनके पूरे परिवार फिर के वो खिलाफ वापस कैसे आए? चलिए वापस कैसे आए? वो उसके बावजूद निर्णय नहीं ले पाए। नहीं, हमने मुख्यमंत्री के सुन लीजिए, मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी दिलवाया, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। और जब चुनाव में आपकी पार्टी डूब गई, आपको लगा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपने वापस स्वागत के साथ फूल माला पहनाकर उनको वापस आके मर्ज करा लिया। आडवाणी जी विरोध करते रहे, आडवाणी जी खुल करके लिखते रहे अपना ब्लॉग। ब्रेक के बाद वापस लौटते, फिर वापस उसी मुद्दे पर आएंगे। देश में लगभग 150 ऐसी शहरी सीटें हैं जहां के मतदाताओं का मिजाज कुछ अलग होता है बाकी ग्रामीण इलाकों से। वहां जातीय समीकरण और बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दे वहां कई बार काम नहीं करते। दूसरी बात, 2014 के लोकसभा चुनाव में 12 करोड़ वोटर पहली बार वोट डालेंगे। युवा वोटर होंगे जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर सक्रिय हैं। फेसबुक पर करीब 7 करोड़ लोग सक्रिय हैं, ट्विटर पर करीब 2 करोड़ लोग सक्रिय हैं। इसी तरह से तमाम और सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। और ये लोग, ये जो युवा पीढ़ी है, ये बिल्कुल अलग ढंग से तमाम तरह की बहसों में हिस्सा लेती है, उसकी ओपिनियन होती है। सवाल उठता है, क्या ये युवा पीढ़ी, क्या ये शहरी मतदाता, क्या किसी और ढंग से चुनाव में उनका रुझान दिखेगा? क्योंकि उन सब के पास पहली बार एक विकल्प दिखा है आम आदमी पार्टी के तौर पर। लेकिन सवाल उठता है, आम आदमी पार्टी, नवजात पार्टी जो 1 साल पहले पैदा हुई, दिल्ली में तो उसने चमत्कार दिखाया, लेकिन क्या देश की बाकी सीटों पर, 100 सीटों पर, 125 सीटों पर, 60 सीटों पर, 150 सीटों पर क्या कुछ इंपैक्ट क्रिएट करेगी, या सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर रहेगी, सिर्फ खेल बिगाड़ने के खेल में होगी, या कोई असर दिखाएगी? इसी पर चर्चा करें। हमारे साथ स्टूडियो में आनंद प्रधान। पहले आपसे एक बार फिर इसी पर शुरू करता हूं। हालांकि कांग्रेस की बी टीम कहा है आम आदमी पार्टी को, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन ये जो शहर का वोटर है इसको, क्योंकि अगर हम राज्यों में जाएं, साउथ में जाएं, कर्नाटक में जातीय आधार पे होते हैं वो क्लिंगा और लिंगायत, और यूपी में वैसे ही है, बिहार में कुर्मी, यादव, मुस्लिम यादव समीकरण, तमाम तरह के समीकरण हम देखते हैं। लेकिन क्या ये फैक्टर होगा? क्योंकि इस बार जो युवा पीढ़ी है, जो 12 करोड़ मैंने बताया पहली बार वोट डालने वाले हैं, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर, वो बहसों में लोग हिस्सा लेते हैं, उनकी एक ओपिनियन है। ओपिनियनेटेड लोग क्या अलग ढंग से चुनाव में? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है शहरी मतदाताओं के बारे में और गांव के मतदाता में जो बड़ा फर्क था कि गांव के सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से परिचित हैं, और उनके वोटिंग पैटर्न में बहुत कॉमनलिटी होती है। शहर में लोग एक दूसरे को नहीं जानते। पर ये जो नए सोशल नेटवर्क्स आए, उन्होंने एक तरह से एक नया वर्चुअल गांव तैयार कर दिया है। उस गांव में सब लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। हो सकता है फेस टू फेस हम आपसे परिचित ना हो, पर उस सोशल नेटवर्क में, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, उसमें एक दूसरे से परिचित है, और वहां जो ऑनगोइंग कन्वर्सेशन है वो लोगों में एक नए किस्म का, उसका नतीजा देख रहे हैं। देखिए हमारे स्क्रीन पर नीचे लगातार फेसबुक पर हम जो डिबेट कर रहे हैं उस पर लोगों की ओपिनियन लगातार आ रही। तो ये एक ऑनगोइंग कन्वर्सेशन है, ये एक नए तरह का पब्लिक स्फीयर है। जो शहरों में पहले चाय की दुकानें होती थी, छोटे छोटे इस तरह के ढाबे होते थे जहां लोग बैठ करके इस तरह के माहौल बनाया करते थे, अब ये सोशल नेटवर्किंग साइट एक नया एक तरह का पब्लिक स्फीयर है जहां ये जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, और ये भी बताता है कि जिस नौजवान के बारे में ये कहा जा रहा था कि उसकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो ये बात बता रहा है कि अब उसकी राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी है, बल्कि वो हस्तक्षेप कर रहा है। बहुत अहम बात आनंद प्रधान ने कही है, यहीं से शुरू करते हैं। जगदंबिका पाल, आपसे ही शुरू करते हैं। आपकी पार्टी सबसे पुरानी, 125 साल पुरानी पार्टी है। एक चीज तो हुई कम से कम राजनीति में केजरीवाल के आने के बाद, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया, बहुत सारे ऐसे लोग
चुनाव इस बार लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के टिकट से उसमें शामिल हो रहे हैं और तमाम तरह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, उसमें कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों से लेकर और लाल बहादुर शास्त्री के पोते तक और तमाम ऐसी कंपनियों में और मीडिया हाउसेज में काम करने वाले लोग भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में चुनाव लड़ते हुए दिखें। तो एक चीज ऐसी हुई कि राजनीति को जो लोग गंदा मानते थे, कई बार गंदगी मानते थे, क्या पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों का रुझान भी हुआ है और ये लोग इस डिबेट में, इस सोशल चेंज में, पॉलिटिकल चेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं केजरीवाल ने किया है और इसका नुकसान परंपरागत पार्टियों को, बीजेपी कांग्रेस को होगा। जगदम्बिका पाल, आप ऐसा मानते हैं या नहीं? देखिए अजीत अंजुम जी, जहाँ एक तरफ ये कह रहे हैं कि IITians हैं, IIM के हैं और इस तरह के लोग आप पार्टी से जुड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उसका फ़ायदा आप पार्टी को हुआ है। लेकिन दिल्ली के चुनाव के बाद जिस तरीके से आप पार्टी ने कहा कि हम देश के 300 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, शहरी क्षेत्रों की जो 150 सीटों पर आप कहते हैं कितना प्रभाव डाल पाएंगे, आप यकीन कर लीजिए अजीत अंजुम जी, आज मैं दिल्ली लौटा हूँ। मैं पिछले 15 दिनों से ईस्टर्न यूपी में था, गोरखपुर था, कल कन्वोकेशन था, सिद्धार्थनगर था, बस्ती था। आम आदमी की पार्टी में जहाँ एक तरफ आप करें IITian इंजीनियर्स और अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, वहीं जिलों में शायद आप पता करें, पृष्ठभूमि में कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, शायद उस तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं कि जिनकी छवि उन इलाकों में अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि जिसको बिहार की अध्यक्ष की जिम्मेदारी आप पार्टी की दी गई थी, उनके पृष्ठभूमि के बारे में भी आपने कुछ दिन पहले पता लगा होगा आपको कि उनके खिलाफ काफ़ी आपराधिक मुकदमे थे, जिसकी जानकारी नहीं थी। वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन में आए और वो अरविंद केजरीवाल से जुड़े और उनको बिहार की जिम्मेदारी दे दी गई। तो ऐसा ये नहीं है, जब हाँ एक तरफ अच्छे लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ जिलों में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी पार्टी में भी जगह नहीं पा सकते। तो ऐसे लोगों के आने तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सारे रिजेक्ट माल, आप कह रहे हैं रिजेक्ट माल जो है दूसरी पार्टी में जगह नहीं पाने वाले, उनको आम आदमी पार्टी जोड़ रही है, आप ये कह रहे हैं? और अगर ये देखें तो कैसे चुनाव के पहले, ठीक पहले बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है, जिनको वो बागी लोग कांग्रेस से खड़े होते हैं, कांग्रेस में आप टिकट काटते हैं, वो बीजेपी से खड़े होते हैं, तो ये तो होता है। तो आप आम आदमी पार्टी पर निशाना क्यों साध रहे हैं पाल साहब? उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। नहीं देखिए, नहीं अच्छे लोग हैं, हमने तो खुद स्वीकार किया। मैंने तो नहीं कहा कि सभी रिजेक्टेड लोग आ रहे हैं, लेकिन रिजेक्टेड तो आप वो बात हुई कि मान लिया किसी पार्टी से अलग गए, दूसरी पार्टी से गए। मैंने रिजेक्टेड की बात नहीं मैंने कही, मैंने कही जिनकी छवि अच्छी नहीं है। चलिए, अब उनके लिए जो भी आप सब प्रयोग कर सकते हैं कि तो वो ऐसी छवि के लोग जो बहुत तेज़ी से उन्होंने फ्लैक्स लगा दिया, अरविंद केजरीवाल जी के साथ अपना उन्होंने फ़ोटो लगा करके जिलों में पोस्टर्स। अच्छा, एक चीज बताइए, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। एक चीज बताइए कि किसी भी ढंग से आम आदमी पार्टी को राहुल गांधी के सपनों के लिए, कांग्रेस के सपनों के लिए, चूंकि आप सबके सपनों के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं, आप चुनौती मानते हैं या नहीं मानते? हम बिल्कुल चुनौती नहीं मानते। हम चुनौती इस देश में आज भी अगर मानते हैं तो सांप्रदायिकता को मानते हैं, जो कट्टरपंथिता है उसको मानते हैं। अभी हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश बहुत बड़ा है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी का देश है, और इस देश में आप ये कहें कि हम आपको चुनौती मानने लगे हैं। नहीं, चुनौती से मेरा मतलब है कि 20, 25, 30 सीट पे भी जो खेल खराब करेगा इस देश में, हमने देखा है इसके पहले क्या हुआ है, कैसे गठबंधन की सरकारें बनी है, 140 सीट लेकर आपको 96 में आपको सपोर्ट करना पड़ा। चलिए वापस लौटते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी शहर, सुन लीजिए, वो चुनाव, वो उसकी चिंता, अजीत जी एक मिनट कह दो, उसकी चिंता फिर अनुराग ठाकुर को करना चाहिए, मेरे छोटे भाई को। अच्छा, अनुराग ठाकुर जी, चलिए अनुराग ठाकुर जी, तो इसका मतलब आप करें कि राहुल गांधी चूंकि रेस में नहीं है इसलिए चिंता ना करें, मोदी रेस में है इसलिए वो चिंता करें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक ये है कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा बेस फार्मर बेस रहा, रूरल बेस रहा है। देश के 80% लोग गांव में रहते हैं, तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि गांव-गांव की रही है। अरे वही गांव से उखड़ गए सर, यही नहीं पता चला। अभी भी आपने कहा कि यूपी आप घूम कर आए, आप सब बड़े लोग, आप PL पुनिया, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, तमाम लोग, दर्जन भर नेता यूपी विधानसभा चुनाव के पहले 3 महीने तक यूपी में थे और सीटें आई 35 अजीत सिंह को मिलाकर। चलिए, और पिछली बार 115 सीटें जो शहरी और अर्ध शहरी हैं, जिसमें कांग्रेस और यूपीए जीती थी। पिछली बार शहरों
शहरों की साफ प्रेफरेंस कांग्रेस की तरफ दिखाई पड़ी थी। इस बार मोदी अगर एक तरह से उठान पर थे तो उसकी भी बड़ी वजह शहरों में मिल रहा मध्य वर्ग का समर्थन था। और कई राज्यों के वहीं पर उनको रोकने में एक काफी हद तक आम आदमी पार्टी ने जो इमेजिनेशन लोगों का कैच किया है उसके कारण बीजेपी को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। और कई राज्यों के जो आंकड़े हैं उसमें जैसे महाराष्ट्र में जो 26 शहरी सीटें हैं उसमें कांग्रेस को 16 सीटें मिली, बीजेपी को ऐसे कई राज्यों में, दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी के पास है और दिल्ली में अगर 28 सीटें आ गई तो पता नहीं 7 में, माफ करें, कांग्रेस के पास है तो पता नहीं कांग्रेस का क्या होगा दिल्ली में। और चलिए वापस लौटते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, शरद प्रधान और अनुराग ठाकुर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अनुराग ठाकुर, जगदंबिका पाल ने कहा कि इसकी चिंता अनुराग ठाकुर को करनी चाहिए, तो चिंता करनी इसलिए चाहिए कि मोदी जी रथ लेकर गुजरात से निकल पड़े हैं दिल्ली की ओर, और उसके बाद अगर कुछ भी करेंगे केजरीवाल तो लोग लगातार यही करें कि केजरीवाल सबसे जो रास्ता रोकेंगे मोदी का ही 10-20 सीट भी कहीं भी कुछ भी हुआ तो आपके लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल आपके लिए होगी। मुझे लगता है चिंता देश को करनी चाहिए कि किस तरह की वो सरकार चुनने वाले हैं। एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट देंगे कि जो टूटी फूटी सरकार बनेगी या एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। आज देश के सामने चुनौतियां इतनी हैं, चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई, गिरता हुआ रुपया, बेरोजगारी बढ़ी है। इन सबको कौन कर सकता है? जिस पार्टी ने इस देश में अच्छी सरकार दी हो या राज्यों में बड़ा अच्छा काम किया हो। मैं भारतीय जनता पार्टी ने चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, बहुत अच्छी सरकारें दी हैं। आप तुलना करके देखिए, हमने कांग्रेस से 15-15, 20-20 गुना ज्यादा जो रोजगार है राज्यों में दिया है, और केंद्र में कांग्रेस ने 27 लाख नौकरियां पहले 5 वर्ष में दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 करोड़ 25 लाख लोगों को दी। जी। हमने महंगाई पर पूरी तरह से अंकुश लगाया था और इनके समय महंगाई रुकती नहीं। तो देश अरे सर वो सब ठीक है, लेकिन अब एक नया फैक्टर आ गया, हम उसकी बात कर रहे हैं, आप लोग उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है। नए फैक्टर की बात कर रहे हैं, जो फैक्टर जिसका इमरजेंस अभी 1 महीने के भीतर दिखा है। अब वो फैक्टर कितना कारगर होगा, कहां क्या असर दिखाएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। अनुराग, अंजुम जी, मैंने उसी की बात पहले कही कि जब नौजवान वापस बीजेपी में दिल्ली में भी आया तो यही कहकर आया कि हमें तो कहा गया था प्रधानमंत्री मोदी होंगे। तो आज जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आएगी उसको लगेगा मेरा भविष्य इस व्यक्ति के हाथ में है जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है, जिसकी पार्टी की विचारधारा है, जो पाकिस्तान या बाकी ऐसे मुल्क जो भारत, चलिए मतलब ये है कि एक प्रकारांतर से तो ये मान रहे हैं कि इनका और केजरीवाल का वोटर लगभग एक है, तौर पर भारतीय और अगर वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर एक संघर्ष होता है तो कौन अगर ये अनुराग ठाकुर की बात को ही मान ले जो बार बार ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि दोनों के वोटर में काफी हद तक समानता है। और अगर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने इश्यूज के जरिए उस इमेजिनेशन को कैच करना शुरू किया तो सचमुच में किसको नुकसान होगा ज्यादा? मोदी को, जाहिर है। चलिए आम आदमी पार्टी की तरफ आते हैं। लोग ये देख चुके हैं, इसमें ये देखिए लोगों ने ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले मन बना लिया। राजनीति में एक दिन भी काफी होता है। उनको लगता है कि केंद्र के भ्रष्टाचार की भी जांच नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर कांग्रेस के साथ हाथ। चलिए भ्रष्टाचार की बात आप लोग, अब येदियुरप्पा का वेलकम करने के बाद भ्रष्टाचार की बात जब आप कहते हैं तो आपकी भी हिपोक्रेसी दिखती है अनुराग, येदियुरप्पा के आने के बाद। चलिए प्रोफेसर आनंद कुमार जी, किसके साथ? आदरणीय महान येदियुरप्पा का वेलकम करने के बाद भ्रष्टाचार पर बोलते समय बीजेपी नेताओं की हिपोक्रेसी दिखती है। वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, वो किसी संवैधानिक तो इसका मतलब जो संवैधानिक पद पर नहीं हो वो करप्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आता इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। येदियुरप्पा आपके लिए कैंपेन करेंगे, येदियुरप्पा आपको वोट दिलाएंगे, आपके मोदी को या आपके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए कैंपेन करेंगे, दोनों मंच शेयर करेंगे, लेकिन संवैधानिक पद पर नहीं है इसलिए उन्होंने कुछ भी भ्रष्टाचार किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी परिभाषा है। प्रोफेसर आनंद कुमार, आपने सुना ये भ्रष्टाचार की परिभाषा? आधे से ज्यादा 4 सीटों पर उनको पाक साफ दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पाक साफ है, बहुत पाक साफ है। चलिए प्रोफेसर आनंद कुमार आपकी तरफ लौटते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, क्या आपको उम्मीदवार मिल रहे हैं और किस तरह के उम्मीदवार मिल रहे हैं, या सिर्फ यह माना जाए कि अगले 4 महीने, इस 4 महीने में क्या कर लेंगे आप? सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, चैनल पर बयान देकर, बातें करके, और उसके बाद हो सकता है कि 10-20-5 सीटों पर कुछ 25-50 हजार वोट हो और कोई फर्क ना पड़े और हम लोग कुछ इसका आपकी पार्टी का गुब्बारा कुछ ज्यादा तो नहीं फुला रहे हैं?
नहीं, गुब्बारा अगर फूलेगा तो फट जाएगा। हमने इसीलिए तय किया है कि 10 जनवरी से 26 जनवरी के बीच, अभी हमारी सदस्यता 18 लाख के आसपास है, इसको 1 करोड़ करना है, जिससे हर 100 भारतीय में से एक स्त्री पुरुष हमारा सदस्य बने। क्योंकि आम लोगों का जो बल है वही हमारे पास है। हमारे पास पैसा या जाति वाला मामला नहीं है। हम हिंदू मुसलमान करके जीतेंगे नहीं। दूसरा, आपको अंदाज़ा लगा ही होगा कि किस तरह के लोगों ने इस समय हमारी पार्टी को अपना समर्थन देने का फैसला सार्वजनिक करना शुरू किया है। इसमें जयप्रकाश आंदोलन के पुराने सेनानियों से लेकर के जन आंदोलनों के लोग, और दूसरी तरफ कैप्टन गोपीनाथ से लेकर के कई वरिष्ठ अभी सेवा में लगे हुए आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी नौकरियां छोड़ ये तो अच्छी बात है, नौकरियां छोड़कर आ रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। दिक्कत तब होगी जब आप भानुमति का कुनबा बनाएंगे और ये सब सेवा के बदले मेवा खोजने लगेंगे, तब मुश्किल होगी। वो दौर अभी देखना होगा, क्योंकि सत्ता में आने के बाद लोग करप्ट होते हैं। नहीं, इसमें अगर हमारे शर्तों पर ये खरे नहीं उतरेंगे तो जैसे पिछली बार हमने दिल्ली में किया कि अगर आखिरी दिन भी आपकी मदद से हमको पता चला कि इसमें गलती से हमने किसी भ्रष्टाचारी को, बाहुबली को, सांप्रदायिक या जातिवादी को, चरित्रहीन को टिकट दे दिया तो वो टिकट वापस ले लेंगे। देश को जीतने की उतनी जरूरत नहीं है जितने की सफाई की जरूरत है। जी, हमको आशा है कि हमारी खाली नहीं, बिल्कुल सफाई के लिए तो आपके पास झाड़ू है सर। सबसे बड़ा हथियार सफाई के लिए झाड़ू है। शरद प्रधान एक बार आपके पास आते हैं। प्रोफेसर जी एक बार शरद प्रधान के पास चलते हैं। शरद प्रधान जी, सफाई की बात की अभी प्रोफेसर आनंद कुमार ने, झाड़ू लेकर वहां कुमार विश्वास भी अमेठी पहुंच गए हैं। पता चला 12 तारीख को कुमार विश्वास की रैली है, उसके पहले 10-11 को राहुल गांधी जा रहे हैं। यूपी में रायबरेली है, अमेठी है, कांग्रेस की 22 सीटें हैं। इतना त्रिकोणीय संघर्ष है और 80 सीटें, और उसी में मोदी का सपना यूपी में ही है। 40-50 सीटें नहीं आई तो मोदी के सपने को पलीता लगेगा। सवाल उठता है, यूपी की शहरी सीटों को देखें, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे अधिक सीटें हैं, किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी के फैक्टर को? अभी इस वक्त जैसे ही जिस तरह अरविंद केजरीवाल का राइज हुआ है दिल्ली में, उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके का एक जुनून शुरू हो गया है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ खास तौर से यूथ में जो बड़ी बिल्कुल आग की तरह फैल रहा है। जहां जहां आप बात करिए, फोन से बात करिए या जा रहे हैं, तो लोगों का जो है रुझान इस कदर उसकी तरफ बढ़ गया है जो खुद अचंभा है। और ये चीज लोकल कांग्रेस वाले और लोकल बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को क्योंकि खुद ही उम्मीद नहीं है, उन्हें लग रहा है कि हमारा ग्राफ तो गिर ही रहा है। ये जो लॉस की बात हो रही है कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा, उसकी वजह यही है क्योंकि बीजेपी अब स्विंग पे थी। बीजेपी मोदी की वजह से बीजेपी का बड़ा राइज दिख रहा था, तो इफेक्ट कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनकी पोजीशन बहुत खराब होने वाली है। और डैमेज इससे होंगे समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि यूपी में एक पावरफुल फैक्टर है, वो रूलिंग पार्टी है यहाँ की। ये चीजें देखते हुए जगदम्बिका पाल जी, शरद प्रधान भी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कह रहे हैं कांग्रेस तो ऐसे भी नुकसान में। आपने भी कहा सबसे अधिक चिंता अनुराग ठाकुर को करनी चाहिए। हालांकि आज पता नहीं क्यों आप चिंतित दिख रहे हैं जगदम्बिका पाल जी। आज तो काफी हैपनिंग है, राहुल गांधी के घर पर मीटिंग हुई है, प्रियंका गांधी ने मीटिंग ली है, खबर आ रही है 500 करोड़ का प्लान किया गया इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज राहुल गांधी के लिए। तो आप दुखी क्यों लग रहे हैं? नहीं, देखिए अब आप कह रहे हैं कि इमेज बिल्डिंग के प्लान है। इमेज बिल्डिंग तो वो है जिसकी इमेज ना हो। अच्छा। वो ऑलरेडी जिस तरह से लगातार दलित बस्तियों में, छात्रों के बीच में, मतलब आदिवासियों के बीच में वो लगातार जाते रहे, तो मैं समझता हूँ राहुल जी को आज इमेज बिल्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार और देश में आज अगर कभी कभी शरद प्रधान जी नहीं, ऐसा नहीं है। और लगातार जिस तरह से देखिए देश बहुत बड़ा है, आपको लगता होगा उत्तर प्रदेश में आए फिर दूसरे राज्य में, तो मैं समझता हूँ कि आज जो बात आप अजीत अंजुम जी कह रहे हैं, आज क्या फैक्टर है। कांग्रेस पार्टी को आज भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी जिनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया है, आज वो आज सारी सभाओं में केवल राहुल जी पे और सोनिया जी पे उनका लगातार हमला है, मतलब कांग्रेस पे। तो आज चुनौती तो वो मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वही बात जो आम आदमी भी दिल्ली में उन्होंने हमें टारगेट किया,
तो उन्होंने और लगातार हम चलिए। पे हमला किया। तो ताकत तो देश की उस जिसकी होती है, जिस देखिए वो शक्तिशाली होता है, उसी पे हमला होता है। जगदम्बिका जी चलिए, एक बार संक्षिप्त अनुराग अपनी बात कहिए, उसके बाद कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। 10 अनुराग वर्ष ठाकुर। प्रधानमंत्री जी ने सरकार चलाई और अब 10 वर्ष प्रधानमंत्री जी ने सरकार चलाई और अपनी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 वर्षों में, और उसमें एक भी नहीं, ये सब आप मत कहिए, फिर ये मत कहिए। नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर माफ करिए, यहां रोकूंगा। नरेंद्र मोदी सवाल, तीखे सवाल पर 20 इंटरव्यू यूट्यूब पर देख लीजिए, उसमें प्रभु चावला से लेकर करण थापर जैसे लोगों का इंटरव्यू, वरिष्ठ पत्रकारों का इंटरव्यू में दंगे पर सवाल पूछते हुए नरेंद्र मोदी उठकर खड़े होते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं देते। स्नूप गेट पर 3 महीने से सवाल पूछे जा रहे हैं, तमाम तरह की खबरें आ रही है, नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देते। तो आपको ये कहने का हक नहीं है, आप सेलेक्टिव जवाब देते हैं, सेलेक्टिव हमले करते हैं कि जी। 12 वर्ष से जो मीडिया लगातार मोदी जी का ट्रायल चला रहा था, तीन जांच होने के बाद बिल्कुल पाक नहीं, मीडिया ट्रायल नहीं चला रहा था। जो गुजरात दंगे के विक्टिम हैं, गुजरात दंगे के विक्टिम हैं, उन्होंने मुकदमा कर रखा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर एसआईटी तक में उन्होंने अर्जी डाल रखी थी, तमाम सबूत है। चलिए उस पर बात करेंगे, हम दंगों पर चले जाएंगे अनुराग, लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को भी तमाम चीजों पर आकर अपनी बात कहनी चाहिए, इतनी सहनशीलता होनी चाहिए जो मीडिया का था कि नरेंद्र मोदी जवाब दें। लेकिन बिल्कुल पाक साफ को इन बाहर आए हैं तो नरेंद्र मोदी जी आए हैं और अपनी गुड गवर्नेंस के लिए वो जाने जाते हैं, इसलिए देश के युवाओं के बीच में वो अति लोकप्रिय है। चलिए गुड गवर्नेंस, संक्षिप्त टिप्पणी, गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन स्नूप गेट पर भी कहना चाहिए कि गुड गवर्नेंस करने वाला मुख्यमंत्री कैसे एक लड़की का पीछा करवा रहा था, कैसे उस लड़की के पीछे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता। संक्षिप्त एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी बड़े नेता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो और चाहे राहुल गांधी, ये सभी मीडिया की स्क्रूटनी से जो सवाल उठाए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, उसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है, उसमें सभी लोग शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल अलग हैं, वो लगातार कम से कम करेक्शन करते हैं, कोर्स करेक्शन करते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।